वेलकम टू दिस सेशन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करंट अफेयर्स के कुछ एमसीक्यूज, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 11 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक और नियामक बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। फर्स्ट दे रखा है, इसका गठन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम 2006 के तहत किया गया था। सेकेंड वाला है, इसका उद्देश्य उपभोक्ता हितों की रक्षा करना, पेट्रोलियम से संबंधित गतिविधियों को विनियमित करना एवं प्रतिस्पर्धी बाजारों को बढ़ावा देना। थर्ड वाला है, पीएनजीआरबी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशंस सीजीडी नेटवर्क तथा प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों को अधिकृत करने के साथ टैरिफ निर्धारित करता है तथा तकनीकी और सुरक्षा मानक स्थापित करता है। तो हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर है वो क्या होगा, सी। इसमें हमारे सभी तीनों ही सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं हम। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड पीएनजीआरबी, इसका गठन पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम 2006 के तहत किया गया था। इसका उद्देश्य उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना, पेट्रोलियम से संबंधित गतिविधियों को विनियमित करना एवं प्रतिस्पर्धी बाजारों को बढ़ावा देना है। पीएनजीआरबी जो है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सीजीडी नेटवर्क तथा प्राकृतिक गैसें और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों को अधिकृत करने के साथ में क्या करता है, जो टैरिफ निर्धारित करता है तथा तकनीकी और सुरक्षा मानक स्थापित करता है। इसलिए जो हमारा थर्ड है वो भी सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। फर्स्ट दे रखा है हमें, आर्थिक संघ एक ऐसा साझा बाजार है जहाँ सदस्य देश व्यापक आर्थिक और विनिमय दर नीतियों का समन्वय करते हैं। सेकेंड वाला है, साझा बाजार एक सीमा शुल्क संघ है जहां सदस्य देशों के बीच उत्पादन के कारकों की आवाजाही अपेक्षाकृत मुक्त होती है। थर्ड वाला है, कस्टम यूनियन एक मुक्त व्यापार समझौता है जिसके तहत सदस्य देश गैर सदस्यों से आयात एक सामान्य बहा टैरिफ सीईटी लागू करते हैं। तो हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, सी। इसमें हमारे तीनों ही सही है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। आर्थिक संघ एक ऐसा साझा बाजार है जहां सदस्य देश व्यापक आर्थिक और विनिमय दर नीतियों का समन्वय करते हैं। इसलिए फर्स्ट सही है हमारा। साझा बाजार एक सीमा शुल्क संघ है जहां सदस्य देशों के बीच उत्पादन के कारकों की आवाजाही अपेक्षाकृत मुक्त होती है। इसलिए सेकेंड भी सही है। कस्टम यूनियन एक मुक्त व्यापार समझौता है जिसके तहत सदस्य देश गैर सदस्यों से आयात पर एक समान बहा टैरिफ सीईटी लागू करते हैं। इसलिए जो हमारा थर्ड है वो भी सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है, ये काले और सफेद रंग के समुद्री पक्षी हैं जो दिखने में कुछ हद तक पेंगुइन जैसे हैं और अलास्का में सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाले समुद्री पक्षियों में शामिल है। सेकेंड वाला, ये उत्तरी गोलार्ध के सबसे अधिक गहराई तक गोता लगाने वाले पक्षी हैं जो 600 फीट गहराई तक गोता लगाते हैं। थर्ड वाला है, IUCN के तहत यह कम चिंताजनक श्रेणी में शामिल है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर क्या दे रखा है हमें, ऑप्शन सामान्य मुर्रे। सेकंड दे रखा है हमें हमिंग बर्ड्स, थर्ड दे रखा है कोलम्बिडी और फोर्थ दे रखा है फिंच। तो इसका जो आंसर क्या होगा, सामान्य मुर्रे, ए इसका आंसर होगा। इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं हम। सामान्य मुर्रे ये काले और सफ़ेद समुद्री पक्षी है जिन्हें अक्सर उड़ने वाले पेंगुइन के रूप में वर्णित किया जाता है। ये दिखने में कुछ हद तक पेंगुइन जैसे होते हैं और अलास्का में सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाले समुद्री पक्षियों में शामिल है। ये उत्तरी गोलार्ध के सबसे अधिक गहराई तक गोता लगाने वाले पक्षी हैं जो 600 फीट की गहराई तक गोता लगाते हैं। IUCN स्थिति कम चिंताजनक। द ब्लाव है जो नामक एक समुद्री उष्ण लहर MSW से वर्ष 2014 से 16 के बीच अलास्का के 4 मिलियन कॉमन मुर्रे समुद्री पक्षियों की मृत्यु हुई है। यह जंगली पक्षी या स्तन जो स्तनपायी में किसी एक प्रजाति की सबसे बड़ी प्रलेखित मृत्यु थी। इसलिए हमारा ए आंसर सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 14, मनरेगा योजना से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें यहाँ पर मनरेगा के बारे में बताना है। इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। फर्स्ट दे रखा है हमें, इसके तहत केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा क्रमशः 90-10 के अनुपात में वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है। सेकेंड वाला, भारत सरकार कृषि श्रम हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI-AL का उपयोग कर मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी दर अधिसूचित करती है। थर्ड दे रखा है, डॉक्टर नागेश सिंह समिति ने मनरेगा मजदूरी को CPI कृषि श्रमिक बाजार
थोक मूल्य सूचकांक WPI ग्रामीण के अनुसार निर्धारित करने की सिफारिश की। हमें इसमें से बताना है कौन से कितने सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, बी। हमारा जो इसमें कितने, केवल 2 सही है हमारे इसमें। जो हमारा यहाँ पर हैगा थर्ड वाला ये रॉन्ग है, फर्स्ट और सेकंड सही है। डॉक्टर नागेश जो है हमारा नागेश सिंह समिति ने मनरेगा मजदूरी को CPI कृषि श्रमिक बजाय जो हमारा क्या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI ग्रामीण के अनुसार निर्धारित करने की सिफारिश की है, इसलिए जो इसका आंसर हमारा बी होगा। मनरेगा योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा क्रमशः 90 और 10 के अनुपात में वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है, इसलिए फर्स्ट सही है हमारा। भारत सरकार कृषि श्रम हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPIAL का उपयोग कर मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी दर अधिसूचित करती है, इसलिए सेकंड भी सही है। डॉक्टर नागेश सिंह समिति ने मनरेगा मजदूरी को CPI कृषि श्रमिक बजाय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI ग्रामीण के अनुसार निर्धारित करने की सिफारिश की है, इसलिए जो हमारा थर्ड है वो सही नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर 15, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी उपायों के अनुप्रयोगों पर समझौते SPS समझौते के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कौन सा सही है। फर्स्ट दे रखा है वर्ष 1995 में से प्रभावित SPS समझौता खाद्य सुरक्षा तथा पशु एवं पादप स्वास्थ्य विनिमयों के अनुप्रयोग पर केंद्रित है। सेकंड वाला ये सरकारों को अपने राष्ट्रीय उपायों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों, दिशा निर्देशों एवं सिफारिशों के अनुरूप बनाने के लिए प्रोत्साहन देता है। इस प्रक्रिया को मानकीकरण के रूप में जाना जाता है। थर्ड वाला विश्व व्यापार संगठन इन मानकों को बनाता है तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों की भागीदारी के माध्यम से इनके क्रियान्वयन में सहायता करता है। तो हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। तो हमारा जो 15 का आंसर है वो क्या होगा, ए होगा। इसका आंसर हमारा इसमें केवल एक सही है, लेकिन जो हमारा सेकंड वाला है और थर्ड वाला है वो रॉन्ग है। यहाँ पर यह सरकारों को अपने अंतर्राष्ट्रीय उपायों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों, दिशा निर्देश अनुरूप के लिए प्रोत्साहन देता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो हार्मोनाइजेशन इसको कहा जाता है। और जो हमारा थर्ड वाला है विश्व व्यापार संगठन इन मानकों को नहीं बनाता है, इसलिए जो हमारा इसमें केवल फर्स्ट वाला सही है। सैनिटरी एंड जो है फाइटो सैनिटरी उपायों के अनुप्रयोगों पर समझौता SPS समझौता 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के साथ लागू हुआ। यह समझौता खाद्य सुरक्षा तथा पशु एवं पादप स्वास्थ्य विनियमों के अनुप्रयोगों पर केंद्रित है, इसलिए जो हमारा फर्स्ट है वो सही है। SPS समझौता सरकारों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों, दिशा निर्देशों एवं सिफारिशों के अनुरूप राष्ट्रीय SPS उपाय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस प्रक्रिया को अक्सर क्या कहा जाता है, हार्मोनाइजेशन के रूप में संदर्भित किया जाता है, इसलिए हमारा सेकेंड है वो सही नहीं है। विश्व व्यापार संगठन स्वयं इन मानकों को नहीं बनाता है, बल्कि यह अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों में भागीदारी के माध्यम से इनके विकास की सुविधा प्रदान करता है, इसलिए जो हमारा थर्ड है वो भी सही नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा हमें किसी भारतीय सूचीबद्ध कंपनी में 10% या उससे अधिक का विदेशी निवेश FDI माना जाता है। 10% से कम वाले निवेश को FDI के रूप में वर्गीकृत होने के लिए 1 वर्ष के भीतर इसे 10% तक होना आवश्यक है, अन्यथा वे पोर्टफोलियो निवेश माने जाएंगे। सेकेंड वाला है भारत में FDI विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम FEMA जो हमारा 1999 द्वारा विनियमित है और उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT द्वारा प्रशासित है। थर्ड वाला है स्वचालित मार्ग से FDI के अंतर्गत अनिवासी भारतीय कंपनी को भारत सरकार से किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमें इसमें से बताना है कौन से ये कितने सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, सी। इसमें हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही सही है। किसी भारतीय सूचीबद्ध कंपनी में 10% या उससे अधिक का कोई भी विदेशी निवेश FDI के रूप में योग्य है, जबकि 10% से कम निवेश को FDI के रूप में वर्गीकृत होने के लिए 1 वर्ष के भीतर 10% की सीमा तक हो जाना चाहिए, अन्यथा उन्हें पोर्टफोलियो निवेश के रूप में माना जाता है, इसलिए हमारा फर्स्ट है वो सही है। भारत में FDI विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA जो हमारा 1999 द्वारा शासित है और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग को आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा प्रशासित है, इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो भी सही है। क्षेत्रों के अंतर्गत FDI की अनुमति या तो स्वचालित मार्ग या सरकारी मार्ग से दी जाती है। स्वचालित मार्ग द्वारा FDI के तहत अनिवासी भारतीय कंपनी को भारत सरकार से किसी भी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए जो हमारा थर्ड है वो भी सही है।
जबकि जो सरकारी मार्ग के तहत निवेश से पहले भारत सरकार से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 17, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति स्थानांतरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही नहीं है। फर्स्ट दे रखा है हमें, भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्च न्यायालय में नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम से परामर्श करना चाहिए। सेकेंड वाला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 222 के तहत परामर्श की प्रक्रिया के बाद किया जाता है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के से परामर्श करते हैं। तो हमें इसमें से बताना है कितने सही नहीं है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, डी। इसमें हमारे दोनों ही सही है, इसमें हमारा कोई भी रॉन्ग नहीं है। तीसरे न्यायाधीश मामले में 1998 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम से परामर्श करना चाहिए, इसलिए जो हमारा फर्स्ट है वो सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के तहत किया जाता है, जो वर्ष 1998 में स्थापित प्रक्रिया ज्ञापन MOP में उल्लेखित प्रक्रिया का पालन करता है, जो 6 अक्टूबर 1993 में द्वितीय न्यायाधीशों का मामला के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और 28 अक्टूबर 1998 जो तृतीय न्यायाधीशों का मामला की सलाहकार राय पर आधारित है। वर्तमान MOP के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श के साथ स्थानांतरण प्रस्ताव शुरू करते हैं, इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो भी सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 18, ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। फर्स्ट दे रखा है हमें, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में चेम्यूंग डुंग ग्लेशियर के पास सिंधु और सतलज के स्रोतों के नज़दीक से निकलती है। सेकेंड वाला, ब्रह्मपुत्र एक आरी नदी तंत्र है जो एक केंद्र से निकलता है। तो हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, ए। इसमें हमारा फर्स्ट वाला सही है, लेकिन जो हमारा सेकेंड वाला है वो रॉन्ग है। भारत एक आरी नदी नहीं है, कौन सी नदी है, हैंगिंग, ये क्या है, हैंगिंग रिवर है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सिंधु और सतलज के स्रोतों के नजदीक चेम्यूंग डुंग ग्लेशियर के पास से निकलती है। इसे यारलुंग तशांगपो के नाम से जाना जाता है। यह अरुणाचल प्रदेश और बाद में असम में भारत में प्रवेश करने से पहले तिब्बत से पूर्व की ओर और प्रवाहित होती है, इसलिए फर्स्ट सही है। ब्रह्मपुत्र एक हैंगिंग रिवर है, जिसका अर्थ है कि प्रिया विभिन्न चैनलों में विभाजित हो जाती है और पुनः जुड़ जाती है। यह परिघटना जो नदी द्वारा किए गए उच्च अवसादन भार और इसके परिवर्तनशील प्रवाह के परिणाम है। यह असम घाटी में सबसे प्रमुख नदी है, इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो सही नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 19, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है हमें, इसका उद्गम निम्न शिवालिक पर्वतमाला से होता है। सेकेंड वाला, प्रमुख सहायक नदियों में काली और कृष्ण नदी शामिल है। थर्ड वाला, वर्ष 2015 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने इसे मृत नदी घोषित कर दिया था। हमें इसमें से बताना है किसका सबसे अच्छा वर्णन है। तो हमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है हिडन, सेकेंड वाला है स्वर्ण रेखा, थर्ड वाला है जो घंगर और फोर्थ वाला है व्यास। तो इसका आंसर क्या होगा, हिडन नदी। हिडन नदी उत्तर प्रदेश के जो है सहारनपुर जिले में निम्न शिवालिक श्रेणी से निकलती है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र से होकर बहती है तथा नोएडा में यमुना में मिलने से पहले 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से शामिल है काली पश्चिमी नदी और कृष्ण नदी। ऐतिहासिक रूप से हिडन नदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि और मत्स्य पालन के लिए उपयोगी रही है, लेकिन औद्योगिकरण तथा शहरीकरण ने इसके पारिस्थितिक संतुलन को नष्ट कर दिया है। वर्ष 2015 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने हिडन नदी को मृत नदी घोषित कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि इसमें प्रदूषण का स्तर अत्यधिक है, विभिन्न भागों में यह स्नान के लिए अनुपयुक्त है। मृत नदी वह जल निकाय है जो अत्यधिक प्रदूषण या पर्यावरणीय क्षरण के कारण जलीय जीवन और पारिस्थितिक तंत्र के कार्यों को सहारा देने की अपनी क्षमता खो चुकी होती है, इसलिए जो इसका आंसर होगा ए। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है हमें, यह मोलोसस बेट वंश से संबंधित है। सेकेंड वाला, यह गुफाओं अथवा अंधेरे एवं आदि स्थानों में पाया जाता है। थर्ड वाला, यह मुख्य रूप से पश्चिमी घाट में एक ही प्रजनन निवास के साथ पाया जाता है। हमें इसमें से बताना है किस प्रजाति का सर्वाधिक सटीक वर्णन है। फर्स्ट दे रखा है इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, सेकेंड वाला है रोटन का फ्री टेल्ड चमगादड़, थर्ड दे रखा है ग्रेट फ्रूट बेट,
फोर्थ दे रखा है शॉर्ट नोज्ड फ्रूट बेट। तो हमें इसमें से बताना है किसका सबसे अच्छा वर्णन है। तो जो इसका हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, बी, रोटन का फ्री टेल्ड चमगादड़। इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं हम। हाल ही में दिल्ली की यमुना जैव विविधता पार्क में रोटन फ्री टेल्ड बेट ऑटोपॉम्स रोटनी नामक एक दुर्लभ चमगादड़ की प्रजाति देखी गई है। संरक्षण की स्थिति इसकी IUCN अपर्याप्त आंकड़े के रूप में सूचीबद्ध। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची जो है हमारी फर्स्ट के अंतर्गत संरक्षित है। भौगोलिक वितरण यह मुख्य रूप से पश्चिमी घाट में एक ज्ञात प्रजनन कॉलोनी के साथ पाई जाती है। मेघालय की जेतिया पहाड़ियों में भी छोटी कॉलोनियां दर्ज की गई है तथा कंबोडिया में एक एकल व्यक्ति देखा गया है। इसका आकार बड़ा होता है, इसके कान इसके मुंह से आगे तक फैले हुए हैं, इसके फर 2 रंगों वाले मखमली हैं तथा यह अपनी शक्तिशाली उड़ान क्षमताओं के लिए जाना जाता है। दिल्ली में लगभग 14 चमगादड़ प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से 4 का स्थानीय रूप से विलुप्त माना जाता है। भारतीय फॉल्स वेम्पायर, ब्लैक बीडेड टॉम बेट और इजिप्टियन फ्री टेल्ड बेट और इंडियन पिपिस्टेरल है। इसका आंसर हमारा बी होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आज का जो हमारा सेशन है आपको अच्छा लगा। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।